गुड मॉर्निंग। मैं पिंटू कनौजिया, प्रवक्ता जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान रामपुर कारखाना, देवरिया, उत्तर प्रदेश। कैसे आप लोग? अध्यापक भर्ती परीक्षा का रिजल्ट जारी हो चुका है। आप लोग देखे होंगे, पास होने के लिए जो मिनिमम मार्क्स बनाया गया था 60% और 65%, लगभग दोगुने छात्रों ने उस क्राइटेरिया को प्राप्त किया है। अब उन छात्रों की मेरिट बनेगी और उसमें जो सफल होंगे उनका सिलेक्शन होगा। अनुमान लगाया जा सकता है कि मेरिट कितनी टफ है, कितना ऊपर जाएगी मेरिट, और उसमें बीएड के छात्रों ने ज़्यादा सफलता प्राप्त की है। देखिए, इस परीक्षा में कुछ अलग से नहीं आता है, वही सब चीज़ें आती हैं जो आपके डीएलएड सिलेबस में है। आवश्यकता है आप अपने पूरे डीएलएड सिलेबस को अच्छे से कवर करें। बहुत सीरियसली पढ़ने की आवश्यकता है। आप लोग किसी भी विषय को कम करके मत आंकिए, और क्लास से लेके ऑनलाइन क्लास तक हम लोगों का प्रयास है कि हम लोग प्रत्येक टॉपिक को अच्छे से आपको पढ़ाएं और समझाएं, और आपको भी मौका दिया जाता है कि आप उसे न समझ में आए तो पूछ लें। पिछले वीडियो में हम आपसे कुछ प्रश्न किए थे, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना और उद्देश्य पढ़ा रहे थे। देखिए, कुछ प्रशिक्षुओं ने कमेंट किया है कि सर पहले मॉडर्न इंडिया को यानी इंडियन नेशनल मूवमेंट को पूरा करा दीजिए, तो फिर आगे दूसरा कुछ पढ़ाइएगा। लेकिन हम ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि हमें द्वितीय सेमेस्टर को भी पूरा कराना है, और हमारा प्रयास है कि हम दोनों के सिलेबस को पूरा कराएं और एक बैलेंस बना के चलें। इससे थोड़ी सी दिक्कत ये हो रही है कि क्रमबद्धता टूट रही है, लेकिन आप धैर्य रखिए और सारे वीडियोस को बहुत धैर्य और इत्मीनान से देखिए, क्योंकि केवल सिलेबस पर मत जाइए। कोई भी परीक्षा देंगे आप तो एंशिएंट से लेकर मॉडर्न तक आपसे पूछा जाएगा। तो पिछले वीडियो में हम आपसे कुछ प्रश्न किए थे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से रिलेटेड। पहला प्रश्न था कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन था। कुछ कमेंट्स आए थे मेरे पास और सही उत्तर भी मिला था हमको। तो प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष 1887 ईस्वी के मद्रास अधिवेशन में बदरुद्दीन तैयब जी प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे। प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष 1888 के इलाहाबाद अधिवेशन में जॉर्ज यूले। प्रथम महिला अध्यक्ष 1917 के कलकत्ता अधिवेशन में एनी बेसेंट, और प्रथम भारतीय मूल की महिला अध्यक्ष 1925 ईस्वी के कानपुर अधिवेशन में सरोजिनी नायडू। और आप जानते हैं सरोजिनी नायडू उत्तर प्रदेश की प्रथम राज्यपाल भी रही हैं। एक प्रश्न और भी था उसमें कि सुरेंद्रनाथ बनर्जी, चूँकि उस समय एक महत्वपूर्ण नेता थे, वो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में सम्मिलित क्यों नहीं हो पाए थे। तो उसके पीछे कारण यह था कि सुरेंद्रनाथ बनर्जी भी भारत में एक अखिल भारतीय राजनीतिक संस्था की स्थापना के लिए प्रयासरत थे,
और नेशनल कॉन्फ्रेंस नाम की एक संस्था की स्थापना किए भी थे वो। उसी का जो दूसरा अधिवेशन था कोलकाता में हो रहा था, और वह उसी समय हो रहा था जिस समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था, इसलिए वो सम्मिलित नहीं हो पाए थे। एक प्रश्न और किए थे हम आपसे, और विस्तार से था वो, कि भारतीय अर्थव्यवस्था कितने नंबर की अर्थव्यवस्था है वर्तमान में। तो मैं आपको बता दूं कि अभी हमारे देश की फाइनेंस मिनिस्टर 2020-21 का जब बजट पेश कर रही थी तो उसमें उन्होंने उल्लेख किया था कि भारतीय अर्थव्यवस्था विश्व की 5वीं नंबर की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था हो गई है। क्रम में अगर देखें तो अमेरिका, चीन, जापान, जर्मनी, और जर्मनी के बाद भारत की अर्थव्यवस्था इस समय 2.9 ट्रिलियन डॉलर की हो गई है। तो इस प्रकार हमारे देश की अर्थव्यवस्था इस समय 5वें नंबर की अर्थव्यवस्था है। आज हम DLED 2019 बैच के द्वितीय सेमेस्टर के सिलेबस को पूरा कराने से संबंधित अगले टॉपिक, इसके पहले हम क्लास में मौर्य वंश को पढ़े थे। मौर्य वंश का राजनीतिक इतिहास, साम्राज्य विस्तार, अशोक के शिलालेख, स्तंभ लेख, लघु शिलालेख, लघु स्तंभ लेख, गुहा लेख, एक एक अभिलेखों पर हमारी चर्चा हुई थी। और मौर्य साम्राज्य के साम्राज्य विस्तार को प्रूफ करने में उन अभिलेखों ने अपनी भूमिका निभाई है, उस पर बहुत विस्तृत चर्चा हो चुकी है क्लास में। आइए हम लोग आज अगला टॉपिक मौर्य प्रशासन के विषय में जानकारी प्राप्त करें। मौर्य प्रशासन, आप जानते हैं कि मौर्य साम्राज्य बहुत बृहद क्षेत्र में फैला हुआ था। उत्तर में जहां वो हिमालय पर्वत यानी कश्मीर की बात करें, और तो दक्षिण में ब्रह्मगिरी तक, और पूरब में बंगाल, वहीं पश्चिम में आप देखेंगे वर्तमान अफगानिस्तान, काबुल, कंधार, हेरात और मकरान तक मौर्य साम्राज्य फैला हुआ था। पहली बार भारत में एक बृहद साम्राज्य की स्थापना हुई थी जो लगभग पूरे भारत को एकता के सूत्र में बांध रहा था। मौर्यकालीन प्रशासन एक दिलचस्प विषय है, क्योंकि यह मॉडल बनता है आगे आने वाले साम्राज्यों के लिए, एक मापदंड बनता है। और हम आगे पढ़ेंगे भी तो बार बार हम तुलना करेंगे मौर्य साम्राज्य से। तो आइए हम आज इस दिलचस्प पहलुओं को देखें। मौर्य साम्राज्य के विषय में अगर हम बात करें तो पहले हम बात करें कि मौर्य साम्राज्य के केंद्र में, मौर्य साम्राज्य के केंद्रीय प्रशासन में राजा की महती भूमिका थी। राजा सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति था। राजा कार्यपालिका, न्यायपालिका का प्रधान था। वित्त और अपने जितने भी अधीनस्थ कर्मचारी थे उनको उनकी नियुक्ति का अधिकार राजा के पास था। राजा के पास इतनी शक्तियां होने के बाद भी राजा निरंकुश नहीं था। साथ ही उस समय तक राजत्व के दैवी सिद्धांत की स्थापना नहीं हो पाई थी। राजा अपने आप को देवताओं के तुल्य नहीं समझ रहा था। राजा अपने आप को देवताओं का प्रिय मानता था, जैसा कि हम जानते हैं कि अशोक जो अपने आप को देवाना प्रिय कहता है। राजत्व की जो अवधारणा थी वह निरंकुश पितृसत्तात्मक व्यवस्था पर आधारित थी। हम जानते हैं
कि अशोक ने अपने धौली अभिलेख में ये कहता है कि प्रजा मेरी संतान है। मौर्य प्रशासन को जानने में अगर हम कुछ स्रोतों की बात करें तो सबसे महत्वपूर्ण स्रोत कौटिल्य का अर्थशास्त्र, अशोक के अभिलेख तथा मेगास्थनीज की इंडिका की महती भूमिका है। राज्य के विषय में जो विचार कौटिल्य ने दिया, उन विचारों में कौटिल्य कहता है कि राजा को उच्च कुल का होना चाहिए, साहसी होना चाहिए, वीर होना चाहिए, योद्धा होना चाहिए, योग्य होना चाहिए, जनता को सहयोग करने वाला होना चाहिए, परोपकारी होना चाहिए। साथ ही वो राजा के सहयोग के लिए मंत्री परिषद की बात करता है और वो कहता है कि जिस प्रकार वो कहता है कि अगर राज्य को चलाने के लिए दो पहियों की आवश्यकता पड़ती है, तो अगर हम मान लें कि एक पहिया राज्य है तो दूसरा जो है मंत्री परिषद है। तो आइए हम आज बात करें कि राजा के सहयोग में जो प्रशासनिक तंत्र लगा हुआ था उस पर हम क्रमबद्ध विचार करें। तो केंद्रीय प्रशासन की हम बात करें तो राजा के विषय में भी बात हुई थी। राजा प्रशासन के केंद्र में था, कार्यपालिका न्यायपालिका का प्रधान था, वित्त और नियुक्ति और पूरे साम्राज्य के लिए सबसे रेस्पॉन्सिबल पर्सन राजा था। राजा के सहयोग के लिए एक मंत्री परिषद होती थी। मंत्री परिषद का सामान्यतः नाम अमात्य था और ये मंत्री परिषद जो है के भी कई रूप मिलते हैं, कई भाग है। मंत्री परिषद के कुछ मेंबर, इनकी संख्या 3-4 होगी, 3-4 थी, जिसमें मंत्री, पुरोहित, सन्निधाता, महत्वपूर्ण थे। ये लोग मंत्रणा नाम से जाने जाते थे। ये आज के अंतरंग मंत्रिमंडल के समान थे, जैसे कि आज के समय में मंत्री परिषद का ही एक पार्ट कैबिनेट मंत्रियों का होता है। उसी तरह का एक भाग था ये, जो अमात्य वर्ग का ही एक भाग था मंत्रणा। इसमें 3-4 लोग होते थे। ये बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे थे प्रशासन के लिए। इनका कार्य था राज्य की योजनाओं का कार्यान्वयन करना, अर्थात उन योजनाओं के लिए श्रम, धन तथा क्षेत्र की व्यवस्था करना। साथ ही राजा को जब किसी विशेष और त्वरित मामले पर विचार करना होता था तो मंत्रणा के ही मेंबरों से वो बात करता था। मंत्रणा के जो मेंबर होते थे, इनकी नियुक्ति इनके चरित्र की व्यापक जांच करके होती थी, जिसको उपधा परीक्षण कहा गया है अर्थशास्त्र किताब में। उसके बाद हम बात करें मंत्री परिषद की, तो हम अगर अर्थशास्त्र का रेफरेंस लें तो अर्थशास्त्र में ये कहा गया है कि राजा को आवश्यकता अनुसार मंत्री परिषद की स्थापना करनी चाहिए और आवश्यकता अनुसार मंत्रियों की संख्या होनी चाहिए। तो अर्थशास्त्र में जिस तरह का प्रशासनिक तंत्र हमें देखने को मिलता है और कार्यों का जिस तरह से विभाजन है, उससे अनुमान हम लगा सकते हैं कि एक बड़ी मंत्री परिषद
रही होगी। मंत्रियों की संख्या, इस मंत्रिपरिषद में मंत्रियों की संख्या कितनी थी इसका कोई स्पष्ट उल्लेख नहीं है। एक अनुमान व्यक्त किया जा सकता है कि बड़ी संख्या रही होगी। इनको 12,000 पर वेतन मिलता था और इनका कार्य जो है मंत्रिणः के द्वारा लिए गए निर्णयों को का कार्यान्वयन करना और इनका सहयोग करना। मंत्रिपरिषद के अलावा भी केंद्रीय प्रशासन में नौकरशाहों का उल्लेख है, जिसमें 18 तीर्थ और 26 अध्यक्षों की बात है। 18 जो तीर्थ हैं वो बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे थे प्रशासन में। इनमें मंत्री, पुरोहित, युवराज, सेनानायक, समाहर्ता, सन्निधाता, प्रदेष्टा, व्यवहारिक, विभागाध्यक्ष, अंतपाल, दुर्गपाल, नायक, नागरक, अंतर्वार्षिक, दौहारिक, इस तरह से 18 तीर्थों का उल्लेख है, जिसमें महत्वपूर्ण तीर्थों के विषय में अगर हम मंत्री और पुरोहित की बात करें तो ये मंत्री जो है प्रधानमंत्री होता था। चंद्रगुप्त मौर्य के समय में मंत्री और पुरोहित दोनों पद चाणक्य को प्राप्त था। युवराज शासन में राजा का सहयोगी था और राजा का उत्तराधिकारी भी था। सेनानायक सैन्य मंत्री था। समाहर्ता वर्तमान वित्त मंत्री की भूमिका निभा रहा था। सन्निधाता कोषाध्यक्ष की भूमिका या राज्य की आय व्यय का हिसाब किताब उसके पास होता था, वो कोषाध्यक्ष था। अंतपाल सीमा के दुर्ग रक्षक के रूप में भूमिका निभा रहा था। वहीं दुर्गपाल सामान्य प्रशासन के अंदर, मतलब कि राज्य के अंदर जो दुर्ग थे उसका रक्षक था। प्रतिष्ठा न्याय से संबंधित था। व्यवहारिक नगर न्याय से संबंधित था। इस तरह से 18 तीर्थों का उल्लेख है और बहुत, अगर सबके कार्य और व्यवहार को देखना हो तो आप किताब से देख लीजिएगा या नेट पर सर्च कर लीजिएगा। क्योंकि यह वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए हम सब पर डिटेल चर्चा नहीं कर सकते। अगला जो अधिकारियों का वर्ग था वो अध्यक्ष था। इसमें जो है 26 अध्यक्ष थे, जिसमें महत्वपूर्ण लक्षणाध्यक्ष जो मुद्रा टकसाल से जुड़ा हुआ था, पौतवाध्यक्ष मापतोल से जुड़ा हुआ था, सूनाध्यक्ष बूछड़ खाने से, उसके बाद गणिकाध्यक्ष जो गणिकाओं से संबंधित था, उनके ऊपर नियंत्रण और कर से रिलेटेड था। सूनाध्यक्ष अभी मैंने बताया, बूचड़ खाने से रिलेटेड था। आकाराध्यक्ष खनन विभाग से जुड़ा हुआ था। सीताध्यक्ष जो राजकीय भूमि का अध्यक्ष था। तो इस प्रकार 26 अध्यक्षों का उल्लेख है जो विभागों का अध्यक्ष जाने जाते थे। केंद्रीय प्रशासन देख लिए हम लोग। बात करें प्रांत की, तो केंद्र को यानी पूरे साम्राज्य को प्रांतों में बांटा गया था। चंद्रगुप्त मौर्य के समय 4 प्रांत थे। अशोक के समय प्रांतों की संख्या 5 हो गई थी। इन प्रांतों का जो नाम है वो इस तरह से है। उत्तरापथ जिसकी राजधानी तक्षशिला थी। दक्षिणापथ जिसकी राजधानी सुवर्णगिरी थी। अवंती राष्ट्र जिसकी राजधानी उज्जैन थी। कलिंग अशोक के समय जुड़ा हुआ था, इसकी राजधानी तोसली थी। और प्राची या कहीं कहीं प्राची भी लिखा है, प्राची यानी कि मध्य प्रांत, इसकी राजधानी पाटलिपुत्र थी। अशोक
के समय पांचवा प्रांत जुड़ा था, इसलिए प्रांतों की संख्या 5 हो गई। पहले चंद्रगुप्त मौर्य के समय 4 ही थे। प्रांतों का जो सर्वोच्च अधिकारी होता था उसे कुमार या आर्य पुत्र कहा जाता था, और कोशिश की जाती थी कि इसकी नियुक्ति जो है इसकी नियुक्ति किसी राजकुमार से ही की जाए। लेकिन कुछ ऐसे अपवाद भी मिलते हैं जहां पर स्थानीय लोगों को प्रतिनिधित्व दिया गया था, जैसे कि रुद्रदामन का जूनागढ़ जो अभिलेख था, जिसके विषय में हम चर्चा कर चुके हैं, उसमें दिखाया गया है कि सौराष्ट्र में जो सौराष्ट्र का शासक है, जो गवर्नर है, चंद्रगुप्त मौर्य के समय पुष्पगुप्त और अशोक के समय योनराज दुशास्क जो स्थानीय लोग थे, वो स्थानीय लोगों का प्रतिनिधित्व कर रहे थे। प्रांतों में का जो शासन है वो भी केंद्रीकृत है, क्योंकि प्रांतों के शासन चलाने के लिए भी वहाँ पे मंत्री परिषद और अध्यक्ष और इस तरह के अधिकारियों की नियुक्ति की गई थी। तो वहाँ का जो मंत्री परिषद था वो बिना प्रांत के प्रांतपति को सूचना दिए सीधे सूचना जो है केंद्र को प्रेषित कर सकता था। इससे ये पता चलता है कि शासन का केंद्रीकरण वहाँ भी था। अगला जो है जिला। प्रांतों को जिलों में बांटा गया था। जिले को आहार या विषय कहा जाता था। इसका जो प्रधान होता था उसे विषयपति कहा गया है। अशोक के अभिलेखों में 2 अधिकारियों की और चर्चा मिलती है, प्रादेशिक और राजुक। जो प्रादेशिक है वह सामान्य प्रशासन से जुड़ा है, वहीं राजुक जो है वो न्यायिक प्रशासन से जुड़ा है। जिलों को स्थानीय अर्थात 800 गांवों का समूह होता था। द्रोणमुख 400 गांवों का समूह होता था। खारवटिक 200 गांवों का समूह होता था, और संग्रहण 100 गांवों का समूह होता था। सबसे निचली जो इकाई थी उसे ग्राम कहा जाता था। गांव का जो अधिकारी था या गांव का जो प्रधान होता था उसे हम ग्रामणी कहते हैं। वह एक वेतनभोगी अधिकारी या वेतनभोगी व्यक्ति नहीं था, और वह स्थानीय स्तर के शासन व्यवस्था न्याय से जुड़ा हुआ था। इसकी सहायता के लिए एक अर्थशास्त्र में एक वृद्ध जन की परिषद की बात हुई है। यहाँ हम एक चीज और यहाँ पर उल्लेख कर दें, जिले का जो प्रशासन है, यहाँ पे एक और अधिकारी का रेफरेंस मेगास्थनीज अपनी इंडिका में देता है। इसको एग्रोनोमोई कहा गया है। एग्रोनोमोई यह एक प्रकार का वर्तमान जिलाधिकारी के समान होता था। इसको वो जिलाधिकारी बोला है, तो ये जिले में होता था। इसको मेगास्थनीज एग्रोनोमोई कहा। और ये मैं यहाँ पे इसलिए थोड़ा सा आपको हाईलाइट करना चाहता हूँ, क्योंकि अभी जल्द ही एक परीक्षा हुई थी, इसमें पूछ दिया था कि एग्रोनोमोई का क्या मतलब था, क्या तात्पर्य है। अभी जल्द ही किसी परीक्षा में हो सकता है कि आपके किसी मतलब कि आप शिक्षक भर्ती से ही रिलेटेड किसी परीक्षा में पूछा था। तो आपको मैं यहाँ बता दूँ, एग्रोनोमोई जो है जिलाधिकारी को कहा जाता था मौर्य प्रशासन में। तो मौर्य प्रशासन केंद्रीय प्रशासन से लेके हम ग्रामीण प्रशासन तक की बात कर लिए। इसमें एक चीज और आप जानते होंगे कि ये तो सीधा एक वर्गीकरण है। इसमें एक वर्गीकरण होता है नगर प्रशासन का। नगर प्रशासन का भी उल्लेख है अर्थशास्त्र में। अर्थशास्त्र में लिखा गया है कि नगर प्रशासन को चलाने की जिम्मेदारी नागरक नामक अधिकारी को था। मेगास्थनीज की इंडिका में पाटलिपुत्र के प्रशासन को चलाने के लिए 30 व्यक्तियों की एक समिति की बात की गई है, जो 6 भागों में 5-5 मेंबरों को बांट के
6 भाग उसके बनाए गए थे, यानी 6 समितियां बनी हुई थी। 6 का अपना अलग अलग कार्य था। जो पहली समिति थी वो नगर में उद्योग शिल्प का निरीक्षण करती थी। दूसरी जो समिति थी वो नगर में बाहर से आए हुए यानी कि विदेशियों के मामले का, यानी विदेशियों की देखभाल के लिए दूसरी समिति बनी हुई थी। तीसरी जो समिति थी वो नगर की जनगणना से संबंधित थी। चौथी जो समिति थी वो व्यापार एवं वाणिज्य से जुड़ी हुई थी। पांचवी जो समिति थी वह उत्पादित वस्तुओं के विक्रय से संबंधित देखभाल करती थी। और जो छठवीं समिति थी वह समिति बिक्री कर का निरीक्षण करती थी। और आप जानते हैं कि मेगास्थनीज ने एक रेफरेंस दिया है कि कर की चोरी करने वाले को मौर्य काल में या मौर्य प्रशासन में मृत्युदंड दे दिया जाता था। यानी कर जो है बहुत महत्वपूर्ण भूमिका था, क्योंकि इतने बड़े प्रशासन को चलाने के लिए राजस्व तो होना ही चाहिए। न्याय प्रशासन की बात करें हम तो न्याय प्रशासन की भी अपनी विशेषता है इस प्रशासन में, क्योंकि पहली बार हमें ये मतलब हमें जानकारी मिलती है कि न्याय प्रशासन को 2 भागों में फौजदारी और दीवानी में यहाँ बांट के देखा गया है। तो जो दीवानी न्यायालय था उसको धर्मस्थीय कहा जाता था। और फौजदारी मामले का जो न्यायालय होता था उसको कंटक शोधन कहा गया है। ये सैन्य प्रशासन की बात करें, हम जानते हैं कि मौर्यों का प्रशासन बहुत विस्तृत था, बहुत बड़ा साम्राज्य था इनका। इस बड़े साम्राज्य की स्थापना में सैनिकों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। तमाम इस तरह के रेफरेंस हमें देखने को मिलते हैं। जैसे कि अगर हम बात करें जस्टिन की, देखिए एनसीईआरटी कहता है कि जस्टिन ने कहा था कि चंद्रगुप्त मौर्य ने अपनी 6 लाख की सेना के साथ पूरे भारत को रौंद डाला। वहीं कुछ किताबों में इस रेफरेंस को प्लूटार्क से जोड़ा गया है। ठीक है, अर्थात यह पता चलता है कि मौर्य प्रशासन में सेना की महत्वपूर्ण भूमिका थी। बहुत बड़ा सैन्य ढांचा था, बहुत अधिक सैनिकों की संख्या मिलती है। कुछ इतिहासकारों ने इसको लिखने का भी प्रयास किया है कि मौर्य प्रशासन में 6 लाख पैदल, 30,000 घुड़सवार और 9,000 हाथी क्योंकि सेना थी। सेनानायक नामक एक तीर्थ मतलब के अधिकारी का भी उल्लेख अभी हम किए हैं। तो सेनानायक सैन्य व्यवस्था को देखता था, लेकिन सैन्य संचालन का काम जो है नायक नामक अधिकारी करता था। मेगास्थनीज यहाँ भी अपने ग्रंथ इंडिका में रेफरेंस दिया है कि सैन्य प्रशासन को देखने के लिए भी 30 लोगों की एक परिषद थी जो 6 समितियों में बटी हुई थी, जिसमें 5-5 की संख्या में सदस्य थे। और वो पांचों जो 6 समितियां थीं वो 6 समितियां सेना के भिन्न भिन्न भागों का संचालन कर रही थी, उनको देख रही थी। जैसे कि एक प्रथम समिति पैदल सेना को, दूसरी घुड़सवार सेना को, तीसरी गज सेना को, चौथी नौ सेना को, 5वीं घुड़सवारी रथ सेना को, और छठा जो था वो सैन्य यातायात से जुड़ा हुआ था। सैन्य यातायात यानी कि जब सेना कहीं जाएगी तो उसके साथ साथ जो है रसद सामग्री और अस्त्र शस्त्र जो भी चीज़ें हैं सभी जाएंगी।
तो उसके लिए भी एक नियमित विभाग बनाया गया था जिसको एक समिति देख रही थी। यानी 6 समितियां जो हैं सैन्य संचालन से संबंधित थी। गुप्तचर, चूँकि हम जानते हैं कि उस समय आज की तरह वर्तमान मीडिया नहीं थी, तो शासन में क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, इसकी जानकारी प्राप्त करने के लिए जनता हमारे कार्यों से संतुष्ट है नहीं है, जनता में कहीं असंतोष तो नहीं फैल रहा है, कहीं विद्रोह की संभावना तो नहीं बन रही है, इस चीज़ को आप यहाँ से भी जोड़ के देख सकते हैं कि अशोक अपने अभिलेखों में लिखा है कि मैं कहीं भी रहूं, हमारे कर्मचारी हमें सूचना को प्रेषण कर सकते हैं, हमारे पास सूचना प्रेषित कर सकते हैं, चाहे मैं विश्राम कर रहा हूं, अंतःपुर में हूं, उद्यान में हूं, यानी मैं कहीं भी हूं, हमारे कर्मचारी साम्राज्य से संबंधित सूचना का प्रेषण कर सकते हैं। तो यहाँ पर गुप्तचर महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे थे। इन गुप्तचरों की 2 श्रेणियां थी, संस्था और संचार। संस्था वो गुप्तचर थे जो अस्थायी रूप से निवास करके या एक जगह रह के सूचनाओं का आदान प्रदान कर रहे थे। वहीं पर जो संचार जो है गतिशील गुप्त प्रणाली थी, गुप्तचर प्रणाली थी। राजस्व प्रशासन, चूँकि हम जानते हैं कि मौर्य साम्राज्य बहुत बृहद साम्राज्य था और इस ढांचे को देखते हुए हमें प्रतीत हो रहा है कि इस ढांचे को चलाने के लिए वित्त की बड़ी आवश्यकता रही होगी। तो राजस्व के लिए प्रयास हो रहे थे, सरकार विशेष प्रयास कर रही थी कि राजस्व को बढ़ाया जा सके। वो राजस्व उद्योग धंधों, शिल्प, वाणिज्य, व्यापार, कृषि, खनन और तमाम तरह के कर, जहाँ तक कि गणिकाओं पर भी कर लगाया गया था। वार्ता नाम के शब्द का उल्लेख अर्थशास्त्र में हुआ है। तो वार्ता का मतलब जो है वाणिज्य, व्यापार, उद्योग धंधों से जुड़ा शब्द था। तो इससे यह स्पष्ट हो रहा है कि राजस्व की व्यवस्था के लिए व्यापक प्रयास किए गए थे। कृषि को बढ़ाने का प्रयास किया गया था, क्योंकि कृषि पैदावार बढ़ेगी तो राजस्व बढ़ेगा। इसको हम वहाँ से भी रिलेट करके देख सकते हैं कि सिंचाई की व्यवस्था के लिए इस तरह मौर्य प्रशासन में सुदर्शन झील का निर्माण कराया गया था। और अशोक के रुमेंदेई शिलालेख में बताया भी गया है कि अशोक ने वहाँ के लोगों पर भू राजस्व कर 1/6 से 1/8 कर दिया था। यानी कि भू राजस्व प्राप्त हो रहा था और सरकार प्रयास कर रही थी, यानी कि आय का बृहद और व्यापक क्षेत्र था जहाँ से राजस्व प्राप्त हो रहा था। तो आज हम लोग मौर्यकालीन प्रशासन पढ़े हैं और फिर हम आगे प्रयास करेंगे कि और भी इसमें कुछ छूटा होगा तो उसको पढ़ा देंगे। ठीक है, आप लोग मेहनत करिए और जो भी समस्याएं हों आप हमारे पास फ़ोन करके या व्हाट्सएप नंबर पे या कमेंट बॉक्स में जाके उन चीज़ों को आप रख सकते हैं, पूछ सकते हैं। धन्यवाद।